हेलो दोस्तों, मैं आपको आज पशु परिषद 2024 के सेकंड यूनिट की धातु एवं अधातु एवं प्रमुख यौगिक जो इसका मेन बिंदु अपन लेंगे, एनसीईआरटी से संबंधित लेंगे। जो लगभग 10वीं तक का लेवल में आए हुए के हैं उनको मैं आज पढ़ाऊँगा। जो लगभग क्वेश्चन उसमें से ही आपको सारे मिल जाएंगे। उसमें से अपन पढ़ेंगे धातु और धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, जिसके आधार पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये धातु है या अधातु है। तो मैं सबसे पहले इसमें से धातु वाला टॉपिक ले लेता हूँ। धातु वाला टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगा। इससे पहले अपन देखेंगे कि धातु के भौतिक गुण हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं ऐसे ऐसे वर्ड आए हुए हैं एनसीईआरटी में जो अपन मतलब उनसे अभी तक मतलब देख लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले भौतिक गुण के आधार पर हम देखेंगे कि पहला है कि धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती है, ये लिखेंगे। और धातुएं मतलब कठोर होती है तो वो सारी धातुएं नहीं होती है। तो मैं यहाँ इस कोष्टक में लिख दूंगा कि अधिकांशतः धातुओं का ये गुण है कि वो कठोर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें से अपन पढ़ेंगे कि धातुएं कठोर होती है लेकिन मुलायम धातुएं कौन कौन सी है। तो मुलायम धातुएं जो चाकू से आसानी से कट जाती है और उनका अपन उदाहरण देख लेते हैं। तो उसमें से देखो, पहला उदाहरण है अपने आसानी से कटने वाले उदाहरण में पहले याद कर लेंगे सोडियम, जो आसानी से चाकू से कट जाता है। फिर पढ़ेंगे पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, और एक लिथियम भी ऐसी धातु है जो मतलब चाकू से आसानी से कट सकती है। ये तीन याद रखना उदाहरण। इसमें से देखो सोडियम और पोटेशियम, ये तो अधिकांशतः मतलब अपने आए हुए क्वेश्चन है जो मतलब पिछले सालों में पूछे थे ज़्यादातर। लेकिन इसमें से लिथियम का उदाहरण अभी तक क्वेश्चन में कम ही दिया जाता है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो लिथियम भी याद रखना, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों ऐसी मुलायम धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती है। और एक अपन इसको याद करेंगे वो है कमरे के ताप पर द्रव है वो। कमरे के ताप पर द्रव धातु, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है। तो ये अपन याद कर लेंगे कौन सी है, मरकरी। ठीक है, और मरकरी को इस प्रकार से लिखा जाता है Sg। इसके बाद में अपन ऐसे में वर्ड लिखा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब यहाँ पे लिख देंगे मुख्य बिंदु। मैं मुख्य बिंदु बता देता हूँ जो आपको मतलब बहुत ही काम कर साबित होंगे ये मुख्य बिंदु। पहला अपन को याद रखना है आघात वर्धनीयता या आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता क्या है कि जो धातुएं हैं, ठीक है, धातुओं में गुण होता है कि उसको पीट कर धातुएं को पीट कर पतली चादर बनाना। ठीक है, पतली चादर बनाना जिसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातुएं हैं, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं वो कौन कौन सी है, उदाहरण याद रखना। पहला है सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु है वो है सोना, और दूसरे नंबर पर है चांदी। ठीक है, और इसके साथ में एक अपन इसमें से एक बिंदु ये मुख्य याद रखेंगे कि एनसीईआरटी में दे रखा है कि 1 ग्राम सोने, 1 ग्राम जो सोना है, ठीक है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, लंबा तार खींचा जा सकता है, ये याद रखना सोने का मेन गुण। ठीक है, इसके बाद में अपन 2 नंबर लेंगे तन्यता। ठीक है, तन्यता में अपन याद रखेंगे धातुओं को तार के रूप में खींचने की क्षमता, तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता। और तन्यता में सबसे अधिक तन्य धातु, ठीक है, सबसे अधिक जो तन्य धातु होती है वो होती है सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है, जिसके मतलब 1 ग्राम से लगभग है वो कितने, 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन याद रखेंगे तन्यता। दूसरा अपन एक और पॉइंट लिखेंगे इसमें
कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो मतलब अधिकांश धातुएं विद्युत की मतलब सुचालक होती है, और इसमें लिखेंगे धातुएं विद्युत की सुचालक के साथ साथ में धातुएं उष्मा की भी सुचालक होती है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, सुचालक होती है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है, ठीक है। और सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातुएं, और इसमें से अपन उदाहरण लिख देंगे। पहला कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत रूप से सुचालक धातु होती है चांदी, और उसके बाद 2 नंबर कौन सी होती है, कॉपर। ये याद रखना, ठीक है। इसको Cu से और इसको Ag से, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन 5वां टॉपिक लेंगे, यानी कि वो धातुएं जो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहते हैं, ध्वनिक धातुएं, या इसको सोनोरस धातुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनोरस, मतलब साउंड उत्पन्न करती है। सोनोरस ध्वनिक धातुएं या सोनोरस धातुएं कहते हैं, सोनोरस धातुएं कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक लिखा रहा है, और इसमें से ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि अपन मतलब इनके बारे में ये सामान्य जानकारी है जो लगभग ऐसे मतलब सामान्य क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो जिसका एक और पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसी धातुएं जो हथेली, अपनी जो हथेली है, हथेली पर रखने पर पिघलने लग जाती हैं। उसके अपन उदाहरण लेंगे, और उसमें उदाहरण के तौर पर एक है गैलियम, पहला उदाहरण, और दूसरा उदाहरण है सीजियम। ये 2 ऐसी धातुएं हैं जो हमारे हथेली पर रखते हैं, शरीर के हथेली पर रखते हैं तो वो अपने आप पिघलने लग जाती है, यानी कि इनका जो गलनांक बिंदु है वो बहुत ही कम होता है, 30 के अंदर इनका होता है, और हमारे शरीर का गलन टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है 37 डिग्री। तो ये अपने हथेली पर लेते ही पिघलने लग जाती है। इसके बाद में ये मेन इंपॉर्टेंट इसके भौतिक गुण हो गए, ठीक है। अब मैं इनकी रासायनिक गुण की बात कर लेता हूँ। जो रासायनिक गुण में ये किस प्रकार से क्रिया करती है, या रासायनिक गुण इसका क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन अपने अधिकांश आ सकते हैं। जिसमें अपन पहला लेंगे धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इसमें अपन देखेंगे, उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे एक ले लेते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो इससे जो बनने वाला बनेगा वो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ऐसे ये अपने को मतलब समीकरण बना के दे देगा कि भाई कॉपर की यदि अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। लेकिन कॉपर ऑक्साइड में कौन सा समीकरण एकदम सही है, तो देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपने को कितना करना है, 2। तो और यहाँ पे कितना कॉपर है, 1 है, और यहाँ पे कितना कॉपर है, 1 है। अब मैं यहाँ पे ऐसे 2 लिख देता हूँ तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे कॉपर कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे 2 लगा दूंगा। तो अब जाके ये समीकरण अपने सही है कि यहाँ पे भी 2 कॉपर है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है और 2 कॉपर है। इसका मतलब ये अभी समीकरण है जो कैसा है, संतुलित है। इस प्रकार से ये धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनता है, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब लिखेंगे अपन धातु ऑक्साइड बन गई। अब अपन को ये धातु ऑक्साइड है, अब धातु ऑक्साइड के अपन मतलब गुण लिख देंगे कि भाई धातु ऑक्साइड के क्या क्या गुण हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो धातु ऑक्साइड के गुण इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्योंकि धातु ऑक्साइड के गुण देकर अपन को पूछ लेंगे कौन सा गुण धातु ऑक्साइड का है, या फिर मतलब क्या क्या गुण है, क्या गुण नहीं है। तो धातु ऑक्साइड के
गुण। इसमें देखो पहला गुण है धातु ऑक्साइड के, जो अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिख देंगे, जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ये दो ही इसके उदाहरण हैं, याद रखना। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। और दूसरा लिख देंगे कि वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय मतलब अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके, दोनों से अभिक्रिया करके, दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। मतलब वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसमें एनसीईआरटी में 2 उदाहरण हैं, और 2 ही उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन से धातु ऑक्साइड है जो उभयधर्मी धातु ऑक्साइड है। तो एक तो ये उदाहरण याद रखना, Al2O3 प्लस HCl, ये बनाएगा AlCl2 प्लस 3H2O, ठीक है। और ये समीकरण तो संतुलित अपन कर लेंगे। कैसे कि देखो यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पे 2 है तो ये 3 × 6, तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे भी अपन एल्यूमिनियम 2 करना है। लेकिन क्लोरीन कितना यहाँ पे 6 है, तो इसको 6 करना है, तो मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ। ये AlCl3 है, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 क्लोरीन हो जाएगा और 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा। लेकिन अपन को याद रखना है कि धातुएं HCl मतलब अम्ल के साथ या क्षार के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करके जो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बात अपन याद रखें जो मतलब ऐसी पूछ सकते हैं, और 10वीं के लेवल में इतनी ही मतलब पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आएगी तो इतनी नहीं आएगी, क्योंकि इसका लेवल है वो 10वीं तक का ही है, और 10वीं की एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। अब तीसरा पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है धातु ऑक्साइड का, वो आप याद जरूर करके जाइएगा। जैसे धातु ऑक्साइड है वो मतलब जल में है अघुलनशील है, जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन इसमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी अघुलनशील है। तो जितने भी धातु ऑक्साइड है अघुलनशील है, इसमें जो कुछ धातु हैं जो मतलब जल में घुलकर क्षार प्रदान करती है, और उसके उदाहरण है धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन कुछ धातुएं जो जल से अभिक्रिया करके, ठीक है, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षार प्रदान करते हैं, ठीक है, क्षार प्रदान करते हैं। और इसके उदाहरण है जिसमें पहला है अपने उदाहरण सोडियम ऑक्साइड, और दूसरा उदाहरण है पोटेशियम ऑक्साइड, ये याद रखना। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, धातु ऑक्साइड बन गया। धातु ऑक्साइड के ये गुणधर्म है जो मतलब कंप्लीटली आप याद रखेंगे। और इसके बाद में मैं सेकंड जो अभिक्रिया है अपन को वो करवाएंगे धातुओं की जल से अभिक्रिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया बता देता हूँ, जो मतलब अपन ये एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये इंपॉर्टेंट बनता है, जो मतलब अवश्य ही पूछा जाएगा। जल से धातुओं की अभिक्रिया। अब देखो इसमें अपन इस प्रकार से इसको याद करेंगे, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में दे रखा है कि जल से अभिक्रिया धातुओं की, लेकिन वो सब अलग अलग दे रखा है कि ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन सी है, गर्म जल से अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन सी है, भाप से अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन सी है, जल से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं कौन सी है। इस प्रकार से मतलब अपन एनसीईआरटी में मैंने देखा है जो मतलब अभिक्रिया देख रही है। तो मैं आपको ये ठंडे जल से, गर्म जल से, भाप से, ये कौन सी अभिक्रिया है जो मतलब आपको याद करवाऊंगा, और बाई ट्रिक्स याद करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे सीधे आपको याद नहीं रहेगी ये धातुएं, क्योंकि साइंस फर्स्ट बार कोई पढ़ रहा है 10वीं लेवल का तो उसको इतनी याद नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली धातुएं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं,
करने वाली धातुएं, ठीक है। और इसमें याद रखना, एक तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों हैं। अब इसको तीनों को याद कैसे रखेंगे, आपको पता है कि ठंडे जल से नाक का धोना है, नाक का धोना है वो ठंडे जल से धोना है, ठीक है। तो ठंडे जल से नाक को या कि नाक को धोना, ठीक है। अब देखो ना का मतलब हो जाएगा सोडियम, क का मतलब हो जाएगा पोटेशियम और को मतलब के, ए का मतलब हो जाएगा कैल्शियम। तो ये आपको अपना आप याद हो जाएगी। जो अपन को हमेशा नाक धोना है वो ठंडे जल से धोना है, न कि गर्म जल से, ये याद रखना। जो नाक को धोना है ठंडे जल से, कैसे धोना है, ठंडे जल से, जो अपन को ये अपने आप याद आ जाएगी। आपकी नाक को धोना ठंडे जल से, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके बाद दूसरे नंबर वाली धातुएं जो है, अब देखो ठंडे जल से अभिक्रिया होगी। अब दूसरे नंबर दे रखा है गर्म जल से अभिक्रिया। गर्म जल से अभिक्रिया, गर्म जल से अभिक्रिया में कौन कौन सा है, एक तो है बेरिलियम और एक है मैग्नीशियम, ठीक है। अब इसको याद किस प्रकार से रखेंगे कि बेटा मांगे गर्म जल, बेटा मांगे गर्म जल। इसको अपन याद इस प्रकार से करेंगे कि बेटा मांगे गर्म जल, मतलब वो सर्दियों में नहा रहा है तो उसको पानी ठंडा लग रहा है तो वो बेटा मांग रहा है गर्म जल, ठीक है। तो बेटा मांगे गर्म जल। अब ठंडे जल से अभिक्रिया के लिए नाक को धोना ठंडे जल से और बेटा मांगे गर्म जल। नाक को धोना है ठंडे जल से, मतलब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, और बेटा मांगे गर्म जल मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये दो है जो मतलब कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगी, जो गर्म जल से अभिक्रिया दर्शाएगी। और इसके साथ अब आगे और अभिक्रिया है जो मतलब है 3 नंबर वाली भाप से अभिक्रिया। और इसमें अपन कौन कौन सी अभिक्रिया है, एक तो है आयरन, लोहा। दूसरे नंबर वाली अभिक्रिया है जिंक। और तीसरे नंबर अभिक्रिया ये दर्शाएगी एल्यूमिनियम के साथ में, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये तीनों है। अब इसको ये कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक से आपको याद करवा लेता हूँ कि फिर जले आलू भाप से, ठीक है। अब ये आराम से याद रह जाएगी कि फिर जले आलू भाप से। अब भाप से अभिक्रिया करने वाली है वो कौन सी धातु है, फिर मतलब फ आ गया लोहा, ठीक है, Fe लोहा। फिर आ गया जले मतलब जिंक, और फिर आ गया Al मतलब ये आलू। तो मतलब लोहा, जिंक और एल्यूमिनियम ये तीनों ही भाप से अभिक्रिया जो करते हैं, मतलब फिर जले आलू भाप से। तो देखो पहली अभिक्रिया मतलब ठंडे जल से, नाक को धोना है ठंडे जल से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। बेटा मांगे गर्म जल, मतलब बेटा ठंडे पानी से नहीं नहाएगा, वो सर्दी लग दी उसको तो वो गर्म पानी मांग रहा है। तो देखो गर्म जल से अभिक्रिया करने वाला बेटा Mg, मतलब बेटा मतलब Be बेरिलियम और Mg यानी मैग्नीशियम। अब भाप से अभिक्रिया कौन करेगा, तो फिर जले आलू भाप से। कोई बना रहा था सब्जी और वो कुकर में बना रहा तो उसके मतलब जो आलू वगैरह है वो मतलब जल गए, तो फिर जले आलू भाप से। आलू की सब्जी बना रहा था और आलू जल गए, तो मतलब लोहा, जिंक और एल्यूमिनियम। अब मैं आपको याद करवाऊंगा जल से अभिक्रिया नहीं करने वाले, जल से अभिक्रिया नहीं करने वाले, ठीक है, नहीं करने वाली धातुएं। तो जो जल से अभिक्रिया करती ही नहीं है उनको अपन कौन से याद रखेंगे, तो एक तो है कॉपर, कौन सी है, कॉपर। दूसरी है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी। और इसके बाद में कौन सी है, ओरम, मतलब कौन सी है, सोना। और एक है Pb मतलब लेड, ठीक है। अब इनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई जो है मतलब क्यों आगे और ये है Pb को मैंने यहाँ आगे ले लिया है, तो मतलब ये है प्रभु,
ठीक है। प्रभु, प्रभु क्यों आगे और, मतलब प्रभु क्यों आगे और, इसमें ये है कि भाई मैंने जो याद ट्रिक्स बनाई है ये बहुत मतलब देखो इस प्रकार से बनाई हुई है। अब देखो आप कोई अलग ट्रिक्स बना के यदि याद कर सकते हैं तो भी याद कर ले, और यदि ये ट्रिक जो बनाई हुई है ये आप मतलब यूज लेंगे तो भी बढ़िया है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये इम्पोर्टेंट बनता है और इसको किस प्रकार से याद रखें। क्योंकि ये आजकल क्या होता है कि वीडियो बनाते हैं ना उसमें ये सीधे लिखते थे कि ठंडे जल से, गर्म जल से, ये भाप से, ये जल से अभिक्रिया नहीं करने वाली है, लेकिन इसको याद कैसे रखें, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि गर्म जल से अभिक्रिया कौन कौन धातुएं करती है, भाप से कौन कौन करती है। तो मैंने ये इस प्रकार से ट्रिक्स बनाई है जो आपको अच्छी तरह से ये याद रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जल में तैरने वाली धातुएं, 5वां नंबर का मैं ले देता हूँ, जल में तैरने वाली धातुएं। और जल में कौन कौन सी धातुएं हैं जो तैरेगी, तो एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जल में ये तैरने वाली धातुएं हैं। इसके बाद में अपन धातुओं में पढ़ेंगे कि धातुएं हैं जो मतलब अब लगभग रासायनिक गुण इनके यहाँ तक मतलब कंप्लीट हो गया। अब एक शब्द और दे रखा है जो मतलब एनसीईआरटी में मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लगभग क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मैं स्टार लगा के इसको लिख देता हूँ कि एनोडीकरण क्या होता है। एनोडीकरण ये दे रखा है स्पष्ट, ठीक है। तो एनोडीकरण क्या होता है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ये याद रखना। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, परत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जम जाएगी या लग जाएगी या बनाई जाएगी, जिससे क्या है कि एल्यूमिनियम ज़्यादातर वो है संचारण नहीं हो सके, उसका मतलब वो नष्ट नहीं हो सके। जैसे जंग लगता है लोहे पर, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम भी धीरे धीरे ऐसे मतलब धीरे धीरे ऐसे जंग लगता है एल्यूमिनियम पर भी, तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है जिसको एनोडीकरण कहते हैं। और ये एल्यूमिनियम को एनोड बनाकर किस प्रकार से इसको मतलब एनोडीकरण किया जाता है, एल्यूमिनियम को एनोड बनाकर, एनोड और कैथोड ये ऐसे सेल बनाते हैं, तो ऐसे मतलब एल्यूमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाई जाती है इस प्रकार से। और अपन को ये याद रहेगा ना तो भी मतलब काफ़ी है कि भाई एनोडीकरण क्या है। तो एनोडीकरण क्या है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है। और यदि ऐसा करा कि एल्यूमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाई जाती है, जिसे एनोडीकरण कहते हैं। अब ये मतलब एक अपने मतलब जो मेन पॉइंट था ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर पर मैं बता देता हूँ कि अपन पढ़ेंगे क्या, एस्क पढ़ेंगे, जो मतलब मेन धातुएं होती है उसको मतलब किस प्रकार से उसको मतलब अलग करेंगे, ठीक है। तो मतलब एस्कों से धातुओं का निष्कर्षण,
ठीक है, मतलब अलग करना उसको। तो मतलब उसको किस प्रकार से करेंगे, तो एस का देखो एक मतलब होती है इससे पहले मैं आपको है ना वो सक्रियता श्रेणी बता देता हूँ, जिसमें मतलब क्या है कि अपन एस्कों का निष्कासन करेंगे ना, तो उसमें 3 अलग अलग प्रकार से करेंगे। उच्च श्रेणी वाले अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील वाले धातुएं और निम्न क्रियाशील वाले धातुएं, इन तीनों का फिर अलग अलग अयस्कों का निष्कर्षण होगा। तो मैं आपको सक्रियता एक श्रेणी बनाकर बता देता हूँ, जो मतलब क्रियाशीलता की क्रम है, जो मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, मध्यम में कौन है, निम्न में कौन है, ऐसे पूछ सकता है। तो मैं पहला इसका ले लेता हूँ सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, और इनको याद करने के लिए पहला है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम और फिर है एल्युमिनियम। ये इतनी है धातुएं, ये हैं उच्च श्रेणी की धातुएं, उच्च श्रेणी की अभिक्रियाशील धातुएं, अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है। फिर इसके बाद में है देखो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम,